हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक ऐसा बेहतरीन चैप्टर्स लेके आया हूं जो कि ज़्यादातर एग्जामों में पूछता है। आपके यूपी टेट में एक प्रश्न या दो प्रश्न बना देता है, कभी कभी एक प्रश्न तो रहता ही रहता है, दो प्रश्न बना दे वो अलग बात है। सुपर टेट में आपके एक पिछली बार जो हुआ था पेपर, उसमें आपके दो प्रश्न पूछे थे, तो ये मान चलिए एक या दो प्रश्न तो इसके बनने ही बनने हैं। और यूपीएसआई में तो भर के पूछा हुआ है, भर के पूछा हुआ है, और रेलवे में भी तो बहुत सारा पूछता है, तो रेलवे में भी पूछता है। यानी टेट, सुपर टेट, सी टेट और यूपीएसआई सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत सारे बने हैं, अब बनेंगे ये भी है। और इसके पूरा निचोड़ हम सीखेंगे कि कैसे आपका ये स्टैटिस्टिक्स, आपका सांख्यिकी कैसे आपका आया, कहाँ से कुछ प्रश्न बन सकते हैं, जो भी प्रश्न बन सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी चीज़ें। चलिए, एक चीज, और जिन लोगों ने हमारे चैनल ए मिशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर लें, ताकि उनको नोटिफिकेशन हमारा जाता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके, उनका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। ठीक, तो कहते हैं ना कि हमेशा वक्त की कीमत को समझिए, हमेशा वक्त की कीमत को समझिए, क्योंकि वक्त जो है कभी दोबारा आपको वक्त नहीं देगा, वक्त आपको कभी दोबारा वक्त नहीं देगा, क्योंकि वक्त को भी बनाने में वक्त लगता है। तो इस वजह से अपना वक्त सही जगह लगाएं और सही चीज़ें पढ़ें जो एग्जाम में बनते हैं। बाकी बहुत सारा नॉलेज ले लेंगे उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कम चीज़ें पढ़ के सिलेक्शन ले लेते हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़ के भी सिलेक्ट नहीं हो पाते। उसके पीछे का रीज़न है कि हम पढ़ते जाते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं यही नहीं पता चल रहा, तो हमें क्या पढ़ना हो क्या नहीं पढ़ना है, हमें उस पर ध्यान देना जरूरी है। चलिए, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और यूपीएसआई और रेलवे के लिए ये स्टैटिस्टिक्स में पार्ट 1 लेके आया हूँ, सांख्यिकी का पार्ट 1 लेके आया हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स मतलब अंग्रेजी शब्द स्टैटिस्टिक्स, जो अंग्रेजी शब्द है स्टैटिस्टिक्स, वो लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से लिया गया, लैटिन भाषा के स्टेटस से लिया गया। तो आपसे पूछता है सांख्यिकी मतलब कहाँ से आया, तो स्टैटिस्टिक्स कहाँ से लिया गया है, तो ये लैटिन भाषा के स्टेटस से लिया गया, लैटिन भाषा के स्टेटस से लिया गया। ये प्रश्न आपका यहाँ से हो गया। फिर पूछता है सांख्यिकी का जन्मदाता, यानी कि सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो सांख्यिकी का जन्मदाता या सांख्यिकी का जनक गॉटफ्राइड एकेनवाल को कहा जाता है। गॉटफ्राइड एकेनवाल जर्मनी के एक सांख्यिकी के जनक, इन्हीं को कहा जाता है, गॉटफ्राइड एकेनवाल को। चलिए अगला परिभाषा है, इसकी डिफिनीशन है, सांख्यिकी की डिफिनीशन क्या कहती है, इस पे 2-3 प्रश्न बना देता है। तो प्रश्न कैसे बनेंगे भी मैं बाद में करूंगा, पहले इसकी डिफिनीशन हम जानते हैं। सांख्यिकी एक विज्ञान और कला है। सांख्यिकी क्या है, एक विज्ञान और कला है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सांख्यिकी क्या है, एक विज्ञान और कला है, जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक एवं अन्य समस्याओं से संबंधित, किससे सामाजिक, समाज से, आर्थिक मतलब रुपए पैसे से, प्राकृतिक एवं अन्य समस्याओं से संबंधित जो समंक होते हैं, समंक का मतलब होता है डाटा या आंकड़े, डाटा के संग्रहण का मतलब उसका कलेक्शन, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, वर्गीकरण, उसके बाद सारणी में, फिर उसका प्रस्तुतिकरण के बाद संबंध स्थापन के बाद निर्वचन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन मतलब उसका विश्लेषण, इंटरप्रिटेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, निर्वचन को इंग्लिश में इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, जो कि हम क्या कहते हैं विश्लेषण, और पूर्वानुमान से संबंध रखती है, ताकि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, तो कुल मिलाकर सांख्यिकी एक विज्ञान और कला है, जो सामाजिक, आर्थिक और जो प्राकृतिक अन्य समस्याओं से संबंधित जो भी डाटा हैं, उन डाटा को हम कैसे करते हैं, उसका कलेक्शन करते हैं, डाटा को इकट्ठा किए, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, कौन से डाटा किसके हैं, फिर उसका हम सारणी बना लेते हैं, फिर उसको हम प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुतिकरण हो गया, फिर उसमें संबंध स्थापित होता है कि ये वाला डाटा इससे कैसे रिलेटेड है, फिर निर्वचन, उसका विश्लेषण किया जाता है, और पूर्वानुमान से संबंध रखती है, ताकि निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। तो समझ गए होंगे ये चीजें हैं। तो परिभाषा इसकी यही हो गई, और परिभाषा पे जो प्रश्न बने हैं उसको आइए देख लेते हैं। पहला कह रहा है सांख्यिकी अध्ययन का वह क्षेत्र है,
सांख्यिकी जो है अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें विचार किया जाता है आंकड़ों के मतलब आंकड़ों के किस पे विचार किया जाता है, तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण पे तो विचार होता ही है, क्योंकि हम उसका संग्रहण करते हैं, संग्रहण के बाद उसको आप क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण के बाद सारणीयन करते हैं, सारणीयन के बाद प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो प्रस्तुतिकरण होता ही है। विश्लेषण भी होता, अभी मैंने बताया कि विश्लेषण का मतलब निर्वहन, निर्वचन, विश्लेषण और निर्वचन दोनों एक ही चीज है, विश्लेषण पर और निर्वचन पर और उपयुक्त सभी पर, तो आपके तीनों पर होगा, यानी कि सभी पर हो जाएगा। तो सांख्यिकी अध्ययन वह क्षेत्र है जिसमें विचार किया जाता है किसके, आंकड़ों के किस पर, तो आंकड़ों के सब पे, प्रस्तुतिकरण उसका है, कलेक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं ना, तो उसमें मैंने बताया वो डिफिनीशन पे ही आपके प्रश्न बनाएगा। ठीक, चलिए अगला, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित, जब निश्चित उद्देश्य, अभी बताया ना, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये सब करते हैं, निश्चित उद्देश्य से एकत्रित जो डाटा है या तथ्य है या अंकों की, जो अंकों को क्या कहा जाता है, जो तथ्यों या अंकों को क्या कहा जाता है, तो ये हम उसे सांख्यिकी कहते हैं। सारे डाटा को कलेक्शन, इन सब का प्रस्तुतिकरण, इन सब को करने के बाद जो निर्धारित आपका उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति के लिए हम उस पूरी डिफिनीशन ही हो गई कि मतलब एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को क्या कहा जाता है, तो आंकड़ा नहीं कहा जाता, सांख्यिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निश्चित उद्देश्य से एकत्रित, निश्चित उद्देश्य के बाद जो एकत्रित हमारा तथ्य है, जो हमारा अंक है, वो हमारा क्या कहलाता है, तो सांख्यिकी कहलाता है। समझ में आ रहा होगा चीजें, क्योंकि ये थियरी पे ही 2 प्रश्न बना दिया आपकी परिभाषा पे ही, डिफिनीशन पे ही 2 प्रश्न बना दिया थियरी बेस्ड। चलिए अगला एक नोट है, इसको याद कर लीजिएगा, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, किसने कहा था, तो सांख्यिकी गणना का विज्ञान, सांख्यिकी आपका विज्ञान एवं कला है, उस डिफिनीशन कहती है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, किसने कहा था, तो बाउले ने कहा था। किसने, बाउले। सांख्यिकी को सही अर्थ, सांख्यिकी को सही अर्थ में माध्ययों का विज्ञान कहा जाता, किसके, माध्य को, माध्य मतलब मीन, आप जानते ही हैं, माध्ययों का विज्ञान कहा था, किसने कहा था, बाउले ने कहा था। तो बाउले 2 चीज कहे थे, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है और सांख्यिकी को सही अर्थ में माध्ययों का विज्ञान कहा जाता है। तो ये प्रश्न बना हुआ था, ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं, ये आपके CSAT का प्रश्न है कि पूछा था सांख्यिकी को सही अर्थ में माध्ययों का विज्ञान किसने कहा था, तो आपके 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें कौन हो जाएगा, तो बाउले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बाउले। सांख्यिकी अनुमानों, ये सांख्यिकी अनुमानों और संभावितों का विज्ञान, ये अनुमानों और संभावितों का विज्ञान है, वाडिंगटन ने कहा था, वाडिंगटन ने कहा था। किसने कहा था, वाडिंगटन ने कहा था। तो अनुमानों और संभावितों का विज्ञान, सांख्यिकी को अनुमानों और संभावितों का विज्ञान है, किसने कहा था, तो वाडिंगटन ने कहा था। और सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, बाउले ने कहा था। सांख्यिकी को सही अर्थ में माध्ययों का विज्ञान कहा जाता है, किसने कहा था, तो बाउले ने कहा था। तो आप चीजों को समझिए, ये फैक्ट है, ये डायरेक्ट आपके प्रश्न एग्जाम में पूछेगा तो आप बता सकते हो, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि सांख्यिकी की चीजें बेसिक है शुरुआत की। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इस पे प्रश्न बने हुए हैं, आपके टेट में ही बना हुआ है कि 4 ऑप्शन दिया था, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो आपको पता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में 3 चीज आती हैं, एक माध्य आती है, एक माध्यिका आती है और बहुलक आता है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के मुख्य मापक हैं। क्या है, मुख्य मापक। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के मुख्य मापक कौन कौन से हैं, तो माध्य, माध्यिका, बहुलक। माध्य को इंग्लिश में मीन, माध्यिका को मीडियन और बहुलक को मोड कहते हैं। अब ये चीजें समझ गए तो यहां से पूछ लेता है प्रश्न कि केंद्रीय, निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो आपको दे देगा माध्य, माध्यिका, बहुलक, एक और दे देगा परास, तो आपका कौन सा हो जाएगा, परास। परास आपका मापक नहीं है केंद्रीय प्रवृत्ति का, माध्य, माध्यिका, बहुलक है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से, तो माध्य, माध्यिका, बहुलक। अब आते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक गणितीय माध्य, एक स्थितीय माध्य। यहां से भी प्रश्न बनाएगा, तो
कर सकें। इस तरह से आप कैसे बनेगा प्रश्न देखिए। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को दो पार्ट में बांटा गया है, एक स्थिति माध्य होता है, एक गणितीय माध्य होता है। एक स्थिति माध्य होता है, एक गणितीय माध्य होता है। स्थिति माध्य को इनका चित्रीय यानी ग्राफी प्रदर्शन संभव है। तो स्थिति माध्य का चित्र के माध्यम से यानी ग्राफ के माध्यम से हम प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो गणितीय माध्य होते हैं उनका हम चित्र यानी ग्राफ से प्रदर्शन संभव नहीं है, यानी कि इसका हम ग्राफ से प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। ये प्रश्न बनते हैं, यहाँ से भी बता रहे हैं कैसे। तो समांतर माध्य का हम चित्रीय प्रदर्शन संभव नहीं है। समांतर माध्य का चित्रीय प्रदर्शन संभव नहीं है, क्योंकि समांतर माध्य हमारा गणितीय माध्य में आता है और स्थिति माध्य में हमारा माध्यिका और बहुलक आता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापक हैं, तीनों मापक में स्थिति माध्य में 2 हो जाते हैं, एक माध्यिका एक बहुलक हो जाती है। स्थिति माध्य कौन कौन सी है, तो माध्यिका और बहुलक है। माध्यिका और बहुलक दोनों का चित्रीय प्रदर्शन संभव है, दोनों का ग्राफीय प्रदर्शन संभव है, इसको ग्राफ के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन गणितीय माध्य में हमारा सिर्फ एक ही आता है, समांतर माध्य आता है। इनका चित्रीय यानी कि ग्राफी प्रदर्शन संभव नहीं है। तो इसमें गणितीय माध्य में यानी समांतर माध्य में बहुत सारे आते हैं। गुणोत्तर जितना भी माध्य होते हैं, चाहे वो गुणोत्तर माध्य हो, चाहे हरात्मक माध्य हो, चाहे आपका योगात्मक माध्य हो, जितने भी माध्य हैं वो सब हमारे गणितीय माध्य के अंतर्गत आते हैं। और गणितीय माध्य यानी कि माध्य की बात हुआ, जितने भी माध्य हैं, चाहे समांतर माध्य हो, चाहे गुणोत्तर माध्य हो, चाहे हरात्मक माध्य हो, माध्य की बात कर रहा है तो माध्य में हमारा गणितीय माध्य आता है। गणितीय माध्य में यही सारे आते हैं और इनका चित्रीय प्रदर्शन संभव नहीं है। लेकिन स्थिति माध्य में माध्यिका और बहुलक आते हैं, इनका ग्राफीय प्रदर्शन संभव है। इनका ग्राफीय प्रदर्शन संभव है। अब आप जानिएगा कि इसका ग्राफीय प्रदर्शन संभव है तो इसको किस किस माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, दोनों को ये देखिएगा। बहुलक को आयत चित्र से प्रदर्शित करते हैं। बहुलक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आयत चित्र से प्रदर्शित करते हैं, जबकि माध्यिका को संचयी बारंबारता के वक्र से प्रदर्शित करते हैं। संचयी बारंबारता के वक्र से प्रदर्शित किसे करते हैं, तो हमारा माध्यिका है। अब बहुलक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आयत चित्र के माध्यम से। आयत चित्र से प्रदर्शन करना होगा तो किसका, बहुलक। तो आपको 2 चीजें समझ में आई। यहां से प्रश्न बनता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को अब कैसे क्लासिफाइड करेंगे कि कौन सी स्थिति माध्य है, कौन सी गणितीय माध्य है। तो स्थिति माध्य ऑप्शन में बना देता था, 4 ऑप्शन बनाएगा, कहेगा निम्न में से कौन सा स्थिति माध्य नहीं है या कौन सा स्थिति माध्य है, ऐसे बना देगा। तो स्थिति माध्य और गणितीय माध्य आप समझ गए। गणितीय माध्य में सिर्फ समांतर माध्य आता है और स्थिति माध्य में हमारा माध्यिका और बहुलक आते हैं। गणितीय माध्य का चित्रीय प्रदर्शन संभव नहीं है, स्थिति माध्य का चित्रीय प्रदर्शन मतलब ग्राफीय प्रदर्शन संभव है। तो इसमें बहुत सारे माध्य हैं, जैसे गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, योगात्मक माध्य, जितने भी माध्य हैं उन सबका, हरात्मक माध्य ये सब आते हैं, इन सबका जो है चित्रीय प्रदर्शन संभव नहीं है। आपका माध्यिका और बहुलक का चित्रीय प्रदर्शन संभव है। माध्यिका को हम आयत चित्र से प्रदर्शन करेंगे और बहुलक को हम आयत चित्र से प्रदर्शन करेंगे, माध्यिका को हम संचयी बारंबारता वक्र से प्रदर्शित करेंगे। संचयी बारंबारता वक्र से प्रदर्शित करेंगे। चीजें समझ में आ रही होंगी। चलते चलिए, आपका प्रश्न आ गया, हम माध्य मापक है। माध्य किसका मापक है, माध्य, ये माध्य आपका किसका मापक है, ये माध्य आपका किसका मापक है, माध्य आपका किसका मापक है। तो माध्य कह रहा किसका मापक है, तो विचलन का नहीं। माध्य आपके, मैंने बताया केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में 3 आते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये मुख्य मापक होते हैं। तो माध्य किसका मापक है, तो माध्य विचलन का मापक होता नहीं है, सहसंबंध का मापक होता नहीं, केंद्रीय मान का मापक होता है। किसका मापक होता है, केंद्रीय मान का। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के मान का मापक है, तो केंद्रीय मान का मापक है। चीजें समझ में आनी, छोटी छोटी चीजें हैं। सांख्यिकी है, सांख्यिकी क्या है, एक कला है, एक विज्ञान है, विज्ञान तथा कला दोनों है। अभी आपने उसकी परिभाषा पढ़ी थी कि सांख्यिकी विज्ञान तथा कला है। सांख्यिकी विज्ञान तथा कला है, तो विज्ञान तथा कला दोनों है। ऐसा नहीं कि कला है, विज्ञान है, ना विज्ञान ना कला, विज्ञान तथा कला दोनों है। चीजें समझ में आ रही, छोटी छोटी हैं।
निम्नलिखित में स्थिति माध्य है। अब स्थिति माध्य के बारे में आप जान गए हो, क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को दो पार्ट में मैंने बांटा, एक स्थिति माध्य है, एक गणितीय माध्य है। गणितीय माध्य में आपका सिर्फ समांतर माध्य आता है, उसके बाद उसमें जितने भी माध्य होते हैं सब माध्य आते हैं, और स्थिति माध्य में माध्यिका और बहुलक आता है। तो आपको बताना निम्नलिखित में से स्थिति माध्य कौन सी है। योगात्मक माध्य आपकी नहीं होती है, आपकी माध्यिका, जी बिल्कुल, स्थिति माध्य के अंतर्गत माध्यिका और बहुलक आते हैं, यही है। गुणोत्तर माध्य हमारा, ये हमारा इसमें नहीं आता है, हमारी स्थिति माध्य में नहीं आता है। हमारी किस में आती है? स्थिति माध्य में नहीं आती। स्थिति माध्य में सिर्फ दो आते हैं, माध्यिका और बहुलक आते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। माध्यिका और बहुलक हमारे किस में आते हैं? स्थिति माध्य में आते हैं। चीजें समझ में आ रही होंगी। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो यूपी टेट में बना हुआ प्रश्न है। तो ये धीरे धीरे यूपी टेट नहीं, सारे एग्जामों में भी हम धीरे धीरे चलेंगे। अभी एकदम बेसिक चीजें बता रहे हैं, और बेसिक चीजें सीख जाएंगे तो आपको हम डायरेक्ट माध्य पे आएंगे, तब माध्यिका पढ़ाएंगे, तब बहुलक पढ़ाएंगे, तब परास पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आपको मानक विचलन है, बहुत सारी चीजें जो छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम में बने हैं। अब कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चलेंगे तभी चीजें समझ में आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की सिर्फ तीन माप होती है, माध्य, माध्यिका, बहुलक। माध्य, माध्यिका, बहुलक ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, चौथी कोई चीज नहीं है। तो माध्य भी हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, माध्यिका भी है, बहुलक भी है। करा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो नहीं कौन सी है? परास। परास, परास भी बताएंगे परास के बारे में। परास के बारे में बहुत सारे प्रश्न बने हैं, यूपी टेट में भी बने हैं, सुपर टेट में तो नहीं बना था, यूपी टेट में बने थे, और आपके इसमें यूपीएसआई में भर भर के प्रश्न बना हुआ परास पे। चलिए अगला आता माध्य। माध्य हमारा क्या होता है? माध्य की डिफिनीशन जानते हैं पहले। माध्य मतलब सभी सजातीय पदों, सभी सजातीय। माध्य पे तीन टाइप के प्रश्न बनते हैं, और तीनों प्रश्न टाइप के हम सीखेंगे। पहला तो हमारा आता है ग्रुप डाटा। एक ग्रुप डाटा होता है, एक ग्रुप डाटा होता है, एक अनग्रुप डाटा होता है, एक वर्गीकृत होता है, एक अवर्गीकृत होता है। एक ग्रुप डाटा आप जानते होंगे 10, 5, 12, 15, 18 का माध्य बताइए, तो ये हमारा ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा, अवर्गीकृत डाटा कैसे आएगा? वो आपका चार्ट में बनाएगा, ये उसमें देता है, सारणी में दे देगा इधर, और उसके बाद उसका पूछता है कि उसकी माध्य बताइए। फिर उसके बाद तीसरा आता है, वर्ग अंतराल वाले आते हैं कि उसको हम सतत का माध्य निकालना होता है। किसका? सतत आंकड़ों का माध्य निकालते हैं। सतत आंकड़ों का माध्य जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये वर्ग अंतराल पे प्रश्न बनते हैं। तो तीनों बनते हैं, बहुत आसान है, कैसे करना वो चीजें हम सिखा देंगे भी, आप धीरे धीरे बस चलिए। तो पहले इस पे प्रश्न बनता है कि सभी सजातीय पदों के योग को, सभी सजातीय पदों के योग को पदों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, जितने भी पद दिए हैं उन सबका जोड़ कर लेंगे, बटे किससे भाग करेंगे? पदों की संख्या से भाग करेंगे, जो भागफल प्राप्त होगा उसे ही माध्य, समांतर माध्य, माध्य भी बोलते हैं इसी को समांतर माध्य बोलते हैं। माध्य या इसे जनरली औसत कहते हैं, औसत ही होता है, सबका जोड़ बटे संख्या से भाग करते हैं तो औसत ही आता है, वो माध्य को ही औसत कहते हैं। इसे x बार से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? x बार से। x बार बराबर हो गया सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या, यानी कि ये कुल मिला के x जो बार हुआ वो समेशन x हुआ, अब बटे ये सभी पदों का आपका हो गया, और बटे आपका n। तो ये आपका फार्मूला बन जाता है, फार्मूला कुछ नहीं, x बार का मतलब हुआ सारे पदों का जोड़, अब बटे n मतलब पदों की संख्या। तो ये आप करेंगे, माध्य की ये डिफिनीशन हो गई। माध्य की डिफिनीशन क्या हुई कि सभी पदों का जोड़ बटे पदों की संख्या से भाग कर दीजिए, जो आएगा वो माध्य आएगा। ये भी ग्रुप डाटा के लिए बात हो रही है, अनग्रुप डाटा के लिए बात नहीं हो रही है, एक ग्रुप डाटा के लिए बात हो रही है। बस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत चीजें आपको समझा देंगे, और बस देखिए बिना पढ़े भी कुछ नहीं होना है, चीजों को सीखेंगे तो प्रश्न यही बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि एकदम छोटे से प्रश्न दे देगा और कह देगा को, छोटे छोटे प्रश्नों को मैं बता दिया हूँ, कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे कैसे क्या होना है। थियरी बेस्ड क्वेश्चन जितने बनते हैं वो सब। अब इस पे माध्य पे कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम सीखेंगे। समांतर माध्य, समांतर माध्य में कुछ नोट हैं, 4-5 नोट मैंने रख दिया, ये इस पे भी प्रश्न बनाएगा तो कर सकते हैं।
केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे सरल माप कौन सी है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे सरल माप माध्य होती है, क्योंकि सबसे सरल माप कह रहा है तो माध्य होती है, क्योंकि पहले बोलते ही माध्य, माध्य का बहुलक। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी समांतर माध्य के बारे में ये 5 पॉइंट्स हैं, हम जानेंगे। अगर पूछ ले केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे सरल माप कौन सी है, तो आपका आंसर होगा कि सर समांतर माध्य। सामान्यतः इसका अर्थ औसत होता है, तो समांतर माध्य को ही जनरली क्या बोलते हैं? औसत ही बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, माध्य जो है, माध्य केंद्रीय मान का मापक है। माध्य जो है किसका मापक है? केंद्रीय मान का। ये तो भी पढ़े, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में एक आपका माध्य भी आता है, माध्य माध्य का बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। ग्राफ द्वारा माध्य की गणना नहीं की जा सकती है। ग्राफ द्वारा अभी बताए थे ना, ग्राफ द्वारा माध्य की गणना नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब अगर ग्राफ द्वारा किसकी फिर गणना करते हैं? तो ग्राफ द्वारा माध्यिका और बहुलक की गणना करते हैं। ग्राफ द्वारा किसकी गणना करते हैं? माध्यिका और बहुलक की। इसको हम चित्र द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं माध्य को। माध्य ग्राफ मतलब चित्र है, चित्र द्वारा माध्य की गणना नहीं की जा सकती, इसको हम प्रदर्शित कर नहीं सकते हैं। माध्य, माध्य जो है वो चर के न्यूनतम व अधिकतम मूल्य से सर्वाधिक प्रभावित होता है। चर के जो अधिकतम मूल्य होगा और न्यूनतम मूल्य होगा उनसे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, उनसे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो पूछता है कि चर के न्यूनतम व अधिकतम मूल्य से सर्वाधिक प्रभावित इनमें से क्या होता है? तो आपका आंसर होगा माध्य प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? माध्य प्रभावित होता है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, इन 5 पॉइंट्स को आप जानिए, लिखिए, समझिए, फिर से देखिए। नहीं समझ में आ रहा है, बनेंगे ऐसे ही। अब इससे आसान क्या हो सकता है? इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। अब हम आते हैं संख्या का माध्य ज्ञात करना। छोटे छोटे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। संख्या दे दिया 1, 2, 10, 18, 3, 17, 19 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य जब निकालते हैं हम, आपको पता ही है, इसके जोड़ ले लेते, 1 + 2 + 10 + 18 + 3 + 17 + 19, इसको जोड़ लिए और इसको भाग किससे करेंगे? एक संख्या, दो संख्या, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 7 से भाग कर देंगे। तो आपको ये जोड़ लेना है। 2, 1, 3 हो गया, 3 में 10 जोड़ेंगे 13 हो गया, और 13 में 18 जोड़ेंगे तो 18, 13, 31 हो गया, और 31 में 3 जोड़ेंगे, 31, 3, 34 हो गया, और 34 में 17 जोड़ेंगे तो 34 में पहले 10 जोड़ दिए 44 हो गया, 44, 7, 51 हो गया, और 51 में 19 जोड़ेंगे 70 हो जाएगा, और 70 को 7 से भाग कर देंगे, 7 दहम्मा 70 तो 10 आ जाएगा। आपका माध्य 10 आया। 10 कहाँ दिख रहा है? ए में दिख रहा है। बस जोड़ना है, कैसे भी जोड़ लीजिए। 17, 3, 20 और 19, 1, 20, 20, 20, 40, 10, 50 और 18, 2, 20, 50, 20, 70। जोड़ने के ऊपर है, जोड़ के। और कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या है, 7 से भाग कर देंगे तो 70 को 7 से भाग किए, 10 आया। 10 आपका आंसर ए सही है। चलिए अगला, बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ये बंटन का क्या निकालना है? माध्य ज्ञात कीजिए। 130, 90 हमें माध्य निकालना है। हमें क्या निकालना? माध्य निकालना, मतलब x बार निकालना है। x बार से ही तो प्रदर्शित करते हैं। अब इसको जोड़ लेना है। 130 और प्लस 90 और प्लस 25 और प्लस 77 और प्लस 250 और प्लस 100, इन सबको जोड़ के कितनी संख्याएं हैं? इन सबको जोड़ के संख्याएं कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं। 6 से भाग कर देंगे। जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, इकाई इकाई जोड़िए। 0, 0, 0 हो गया, 7, 7 हो गया, 7, 5, 12। अब 12 में 0 जोड़ेंगे, 12 हुआ, 12 में फिर 0 जोड़ेंगे, 12, 12 की 2 हासिल 1। फिर इसमें आएंगे दहाई पे, 1 हो गया, 1 हो ही गया, 1 में 0 जोड़ेंगे, 1 ही रहा। 5 जोड़ेंगे, 6 हो गया, 6 में 7 जोड़ेंगे, 13 हो गया, 13, 2, 15 हो गया, 15 और 9, और 15 और 9, 15, 9 कितना हो जाएगा? 24, और 24 और 24 और 3 27 की 7 हासिल 2, 2 हो गया, और यहाँ 2, 1, 3 हो गया, 3, 2, 5 हो गया। सैकड़ा इसमें ही नहीं, 5 हुआ, इसमें सैकड़ा है नहीं, इसमें सैकड़ा नहीं, 5, 5, 1, 6, 672/6 भाग करेंगे। 6 इकन्नम 6, 6 इकन्नम 6, 6 दूनी 12, 112 आ जाएगा। 112 कहाँ दिख रहा है? सी में दिख रहा है।
आप बस करते चलिए, कुछ है ही नहीं है, बहुत आसान। कुल मिलाकर सबको जोड़ के जितनी संख्या है उतने से भाग कर दीजिए। अब जोड़ना है कैसे भी जोड़ सकते हो, 250 में 100 जोड़ेंगे 350 हो गया, और 350 में 130 जोड़ेंगे, और फिर 90 जोड़ लेंगे, फिर 25 जोड़ लेंगे, 77 जोड़ेंगे, टोटल जोड़ने पे 672 ही आएगा, और 672 को 6 से भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 112। अगला प्रश्न है, यदि 8, 4, a और 10 का माध्य 6 है तो कुल मिला के आपका 8 हो गया प्लस 4 हो गया, अब प्लस a हो गया और प्लस 10 हो गया, और संख्याएं कितनी हो गई, 1 2 3 4 संख्या हो गई। इसको भाग किए तो हमारा माध्य कितना आया, हमारा माध्य 6 आया। हमारा माध्य कितना आया, 6 आया। a का मान निकालना है। चलिए ये 6/1 लिख सकते हैं, बराबर 8 4 12 और 12 10 22, ये 22 हो गया, और प्लस अभी a बचा हुआ 22 प्लस a हो गया। 8 4 12 10 22, 22 प्लस a ऊपर हो गया, नीचे 4 है, तिरछा गुणा करेंगे, 4 छंगे 24, और 24 बराबर 22 और प्लस कितना a। अगर ये 24 हो रहा है तो ये भी 24 होना चाहिए, तो 22 में कितना जोड़ें कि आपका 24, a का मान 2 आना चाहिए, या a बराबर निकालना है तो 22 को इधर लाएंगे तो -22 हो गया, यानी कि a बराबर 24 माइनस 22 मतलब 2 आ गया। a का मान कितना आ गया, a का मान 2 आ गया। a का मान कहाँ दिख रहा है, 2 यहाँ दिख रहा है डी में। समझ में आ रहा होगा, बस करते चलिए, मजा आएगा। अगला प्रश्न 18, 16, 22, 13 क्वेश्चन मार्क्स, आंकड़ों का माध्य 16 है, मतलब 18 प्लस 16 और प्लस 22 और प्लस 13, और क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पे x मान लेते हैं प्लस x, इसका माध्य निकालना है। 1 2 3 4 और ये भी एक अंक होगा 5 से भाग करेंगे तो औसत हमारा कितना आ जाएगा, औसत हमारा 16 आ जाएगा। 16 बराबर, ये जोड़ लीजिए, 3 2 5 और 5 6 11, 11 8 19 की 9 हासिल 1, 2 2 4 1 5 1 6 69, और प्लस x बटे कितना 5, तिरछा गुणा कर लेंगे, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, तिरछा गुणा होता 16 पंचे 80, और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही रहेगा 69 और प्लस x ही रहेगा। तो 80 ये भी है तो 80 ये भी होना चाहिए। 69 में कितना जोड़े 80, तो आप कहोगे सर 11 जोड़ें, या फिर इसको ला के इधर घटा लें, 69 इधर आके घटेगा 69 बराबर x, तो ये कितना हो जाएगा 11। x बराबर कितना आ गया 11, x बराबर कितना आ गया 11। 11 कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है। तो बस बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, करते चलेंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत ही आसान है। चलिए अगला, यदि 8, 12, 15, 6 और x का समांतर माध्य 10 है तो x का मान बताइए। कुछ नहीं करना, 8 प्लस 12 प्लस 15 और प्लस 6, ये क्वेश्चन आपके MPSI के क्वेश्चन है, बहुत आसान है, चाहे MPSI हो, चाहे पुलिस को, चाहे आपका किसी भी एग्जाम का हो, ये तो हर एग्जाम में पूछ सकता है। और कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 संख्याएं, 5 से भाग किए तो माध्य हमारा कितना आ गया, तो माध्य हमारा 10 आ गया। इसको 10/1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। 10/1 ऐसे रहने दीजिए, इसको जोड़ लीजिए, 18 12 30, और 30 में 15 जोड़े 45 हो गया, 18 12 20 हो गया, सॉरी 18 12 20, 20 में 15 जोड़े 35, 35 6 41, और 41 और प्लस x अब बटे कितना 5। इसको तिरछा गुणा करेंगे तो 5 दामा, ऐसे तिरछा गुणा 5 दामा 50, और बराबर 41, 1 का गुणा करेंगे तो वही रहेगा 41 प्लस x। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होना है। 41 में कितना जोड़ें कि 50 9, और नहीं तो इधर लाके घटा लीजिए, 50 माइनस 41 इधर आए घट गया बराबर x, 50 में 41 गए कितना आ जाएगा, तो x बराबर आपको होगी सर 9 आया। 9 आया, 9 किस में दिख रहा है, a में दिख रहा है। तो चीज़ें आप बस करते चलिए, बहुत ही आसान है। अब ये हमने बता दिया आपको ग्रुप डाटा पे, ग्रुप डाटा बता दिए। अनग्रुप डाटा पे मैं कल आपको बताऊंगा, अनग्रुप डाटा पे, अनग्रुप डाटा पे प्रश्न बनेगा, देखते ही आप आंसर मारना, कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। फिर वर्ग अंतराल पे बता देंगे, तो ये आपका माध्य खत्म होगा। फिर माध्यिका बताएंगे, फिर हम बहुलक बताएंगे, फिर हम धीरे 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 बढ़ेंगे। तब आप सारे प्रश्नों को करोगे तो कहोगे सर एकदम आप उड़ा दे रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। लोगों को लगता है कि बस माध्य माध्यिका बहुलक ही है, बस सांख्यिकी खत्म। नहीं, सांख्यिकी अपने में बहुत ब्रॉड है, लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना है। लेकिन जो भी प्रश्न हमारे आसपास बने हैं, जो बन सकते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे थियरी बेस्ड हो और चाहे वैसे हो,
अभी जैसे मैंने बताया गणना स्थिति है आपकी, स्थिति माध्य है, गणना माध्य और स्थिति माध्य। कैसे करेंगे गणना माध्य, कैसे करेंगे स्थिति माध्य, थ्योरी बन जाएगा। तो आप ग्राफ के माध्यम से चीज़ों को समझे हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने एकदम बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं, बहुत बेसिक चीज़ें, ये बेसिक पार्ट है, ये सबके लिए, ऐसा नहीं कि स्पेशली मैं टेट के लिए पढ़ा रहा हूँ। ये वाला आपका चैप्टर सारे एग्जामों में बनता है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपके यूपीएसआई हो। यूपीएसआई में आप देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बने हैं, आपके 25-23 क्वेश्चंस बने हैं लगभग। और रेलवे में भी तो ये पूछता ही है कि माध्य मतलब औसत ही है, माध्यिका पे प्रश्न ज़्यादा बनता है। लेकिन ये इसलिए बनता है कि भाई अनग्रुप डाटा बनेगा। अनग्रुप डाटा क्या, एक बता रहे वर्गीकृत डाटा हो गया, अवर्गीकृत डाटा हो गया, एक सतत डाटा होता है। तो तीनों पे प्रश्न बनते हैं, सब में वैसे बनाता है। तो हम बस इतना पढ़ लेते हैं, बस इस तरह से ग्रुप डाटा पे ही पढ़ लेते हैं। ग्रुप डाटा पे नहीं, अनग्रुप डाटा भी प्रश्न बने हैं, तो कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। थैंक यू। अगला वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा बहुत जल्दी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, एकदम धुआंधार एकदम शेयर करें, ताकि मज़ा आ जाए एकदम। चलिए, थैंक यू।